अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब से लेकर आज तक न जाने कितने लोगों की मदद की है उस लड़की ने। सावित्री की बात सुनते ही अपनी आवाज ऊंची करते हुए मिसेज मारवा ने सावित्री से कहा, तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हो सकता है कि उस लड़की की मदद लेकर हम अपने रेयर आर्टिक के फूलों को बचा सकते थे। मिसेज मारवा की यह बात सुनते ही सावित्री को भी इस बात का एहसास हुआ। अपना एक हाथ सर पर रखते हुए सावित्री ने मिसेज मारवा से कहा, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं सूझी? निराश मिसेज मारवा अपने सर पर हाथ रखकर सोफे पर बैठ गई और सावित्री से कहने लगी, काश मुझे ये बात कुछ दिन पहले याद आई होती, हम उस पौधे को बचा सकते थे। सावित्री मिसेज मारवा के घुटनों के पास आकर बैठ गई और उसे कहने लगी, हम अभी भी उस पौधे को बचा सकते हैं। मैं जानती थी कि आपको कितना लगाव था उस पौधे से, इसीलिए मैंने उस पौधे को तालाब के पास एक पत्थर के पीछे छुपा कर रखा है। अभी भी देर नहीं हुई, हमें उस लड़की को ढूंढना होगा। आप इंटरनेट के जरिए उस लड़की का पता लगाइए। अपनी जगह से खड़े होकर मिसेज मारवा ने सावित्री से कहा, तुम अभी के अभी उस तालाब के पास जाओ और उस पौधे को यहाँ ले आओ। जल्दी करो, जाओ सावित्री। वहीं दूसरी ओर वो देखो अनिका, वहां से लेकर वहां तक ये सारी जमीन मेरी होगी। इसी खूबसूरत तालाब के किनारे पे मैं अपना घर बनाऊंगी, देख लेना। तालाब के किनारे खड़ी श्रेया अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए अनिका को ये सारी बात बता रही थी। तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठी अनिका ने श्रेया से कहा, क्या हो गया है आज तुम्हें? क्या तुम मल्होत्रा हाउस में नहीं रहना चाहती? क्या हमारे साथ तुम्हें अच्छा नहीं लगता? अनिका की बात का जवाब देते हुए श्रेया ने कहा, अच्छा लगता है बाबा, बहुत अच्छा लगता है, मगर मैं मल्होत्रा खानदान का हिस्सा तो नहीं हूँ ना, और ये बात तो कोई भी नहीं झुठला सकता। कब तक मैं उनके सर पर बोझ बनकर रहूंगी? पर मैंने अब तय कर लिया है कि मैं अब दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। यही दिल्ली में ही सेटल हो जाऊंगी। अब सारी जिंदगी तुम्हारे मामा के घर तो पड़ी नहीं रह सकती ना। ये बात सुनकर अनिका भी सरप्राइज हो गई। तो क्या तुम अब यही रहने वाली हो? तालाब के किनारे अनिका और श्रेया दोनों चलने लगे। श्रेया ने अनिका से कहा, हाँ, मैं अब यहीं पर रहने वाली हूँ। मैं यहीं पर अपने बच्चे को ढूंढूंगी। मुझे लगता है कि मेरा खोया हुआ बच्चा मुझे यहीं दिल्ली में ही मिलेगा। बच्चे से बिछड़ने का दुख क्या होता है ये अनिका अच्छे से जानती थी। अनिका ने श्रेया के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया और कहा, जरूर तुम्हें अपना खोया हुआ बच्चा जरूर मिल जाएगा। अपने ख्यालों में खोई हुई श्रेया का ध्यान अचानक एक छोटी सी चट्टान के पीछे पड़े हुए एक गमले पर गया। श्रेया ने गमला देखते हुए अनिका से कहा, देखो तो वो क्या है? अनिका, इस इतने खूबसूरत फूलों को कोई ऐसे कैसे फेंक सकता है? आर्किड के फूलों एक गमले में रखे गए थे, इसीलिए श्रेया को ये लगा कि शायद किसी ने इतने खूबसूरत फूलों को यहाँ फेंक दिया है। जब अनिका का ध्यान उस आर्टिक के फूलों पर पड़ा तो वो देखकर हैरान हो गई। अनिका जान चुकी थी कि ये वही गमला और वही फूल थे जिसकी तस्वीर किसी ने अनिका को द फ्लावर गर्ल वाले अकाउंट पर भेजी थी। अनिका देखते ही समझ गई थी कि ये वही फूल थे जिनमें कीड़े लगे हुए थे और ये वही पौधा था जिनमें इन्फेक्शन हो चुका था। गमले को उठाते हुए श्रेया ने अनिका से कहा कि जरा देखो तो कितने खूबसूरत फूल है। ऐसे आर्किड्स तो मैंने इंडिया में कभी नहीं देखे। अनिका ने श्रेया की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, ये यूरोपियन देशों में पाए जाते हैं, बहुत ही रेयर स्पीशीज है। अब तो बिल्कुल विलुप्त होने वाली है ये स्पीशीज। मन ही मन अनिका ये भी सोच रही थी कि आखिर गमले के मालिक ने इस गमले को ऐसे फेंक क्यों दिया था? क्या अनिका ने इस गमले के मालिक की बातों का जवाब नहीं दिया था, इसलिए मालिक ने इस गमले को और इन खूबसूरत फूलों के पौधे को यहाँ पर छोड़ दिया था? गमले के फूलों पर श्रेया ने हाथ घुमाते हुए अनिका से कहा, ये फूल तो वाकई बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है कि मेरे नए घर में इन फूलों से मैं अपने कमरे को सजाऊंगी। क्या किसी तरह हम इस पौधे को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं?
श्रेया के हाथ से गमला लेकर अनिका फूलों को गौर से देखने लगी। फिर कुछ देर फूलों को देखने के बाद अनिका ने श्रेया से कहा, ठीक है, इसे ले चलते हैं, देखूंगी कि क्या कर सकती हूँ। अनिका और श्रेया उस विला के अंदर चले गए जो श्रेया ने बुक करवाया था। विला के गेट के अंदर जाते ही श्रेया ने अनिका से कहा, मुझे पहले ये विला बहुत बड़े आर्टिस्ट का हुआ करता था। वो नाटक लिखता था और उसमें एक्टिंग भी करता था, मगर मुझे विला बेचने से पहले मुझे खास वार्निंग दी गई है कि ये बगल वाले की विला के लोगों से ज्यादा मेल जोल न बढ़ाओ, उनसे दूर ही रहो। अनिका ने हैरान होकर श्रेया से पूछा कि क्यों, ऐसे कौन से लोग रहते हैं वहां पर जिससे हमें दूर रहना होगा। अपने कंधे हवा में उछालते हुए श्रेया ने अनिका से कहा, पता नहीं मुझे, मगर कहा गया है कि कोई मिडिल एज औरत रहती है वहां पर जो सबसे दूर रहना ही पसंद करती है। किसी से मेल जोल बढ़ाना उसे अच्छा नहीं लगता। और मुझे यहाँ के एजेंट ने बताया था कि चुपके से कई सारे बॉडीगार्ड्स उस औरत के प्रोटेक्शन के लिए विला के आसपास ही घूमते रहते हैं। विला के अंदर जाते ही अनिका को विला का डेकोरेशन और उनकी फर्नीचर देखकर मन में एक सवाल आया कि ये विला तो काफी एक्सपेंसिव होगा। अनिका ने श्रेया से पूछा, तुम तो छुपी रुस्तम निकली, वैसे तो मुझसे कहा करती थी कि ज्यादा कुछ कमाई या सेविंग नहीं करती तुम, और अब इतने महंगे विला खरीद लिया तुमने। अनिका के हाथ पर हाथ रखते हुए श्रेया ने धीमी आवाज में कहा, मुझे एक बहुत अच्छी डील मिली है। दरअसल पहले वाले मालिक को ये जगह जल्दी से जल्द बेचनी थी, इसलिए मुझे सिर्फ 1 करोड़ रुपए में ये विला मिल गया है। अनिका जानती थी कि ये विला शहर से काफी दूर था, प्रॉपर्टी प्राइस इस लोकेशन में ज्यादा नहीं होंगे, मगर अनिका ये भी जानती थी कि जो फर्नीचर और डेकोर विला के अंदर किया गया था वो काफी शानदार था। श्रेया को काफी अच्छी डील में ये विला मिला था। विला में एंटर होने के बाद श्रेया काफी एक्टिव लग रही थी। श्रेया तेजी से चलने लगी और अनिका को कहने लगी कि चलो मैं तुम्हें पूरा विला दिखाती हूँ। अनिका ने विला को हर तरफ देखा। विला में रखे हर चीज काफी एंथिक और कीमती लग रही थी। अनिका बार बार ये सोचकर हैरान हो रही थी कि 1 करोड़ में इतना वेल फर्नीचर विला कैसे मिला था श्रेया को। सीढ़ियां चढ़ते हुए श्रेया ने अनिका से कहा कि देखो, ये फर्स्ट फ्लोर है, इसके ऊपर सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पर 3 बेडरूम है और आओ ऊपर। दूसरे फ्लोर पर जाते हुए श्रेया ने अनिका से कहा, ये देखो, ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है विला की। अनिका ने दूसरे फ्लोर को चारों तरफ से देखा, तब उसे रियलाइज हुआ कि ये एक डांस फ्लोर था जहां कमरे के चारों ओर शीशे लगे हुए थे। बीच में म्यूजिक सिस्टम और फ्रेश होने के लिए एक शावर एरिया भी बनाया गया था। जब अनिका और श्रेया शावर रूम की तरफ गए तो अनिका ये देखकर हैरान हो गई कि शावर में एक जकूफी और एक बहुत बड़ा बाथ टब लगा हुआ था। हैरान अनिका ने श्रेया से पूछा, क्या तुम्हें सच में ये 1 करोड़ में ही मिला है? मैं मान नहीं सकती। हालांकि ये प्रॉपर्टी शहर से काफी दूर है, मगर इंटीरियर डिजाइन और डेकोरेट को देखकर लगता नहीं कि ये 1 करोड़ में तुम्हें मिला होगा। श्रेया ने अनिका को समझाते हुए कहा कि देखो, मैं कितनी लकी हूँ। एजेंट ने मुझे बताया कि ये विला का जो प्रीवियस ओनर था वो उनकी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ रहना चाहता था, और कोइंसिडेंस तो ये भी था कि उसकी गर्लफ्रेंड भी एक डांसर थी। उसी के लिए ये सारी चीजें बनवाई गई थी। ये इंटीरियर, ये डेकोर उसकी गर्लफ्रेंड की पसंद को ध्यान में रखकर ये सब बनाया गया था। देखो, कोइंसिडेंटली मैंने ही ये बंगलो खरीद लिया। मेरी पसंद और उस घर के मालिक की गर्लफ्रेंड की पसंद काफी सिमिलर निकली। श्रेया ये विला को पावर बेहद खुशी थी। अनिका भी श्रेया के लिए खुश थी, मगर अनिका को इस डील में कहीं कोई गड़बड़ नजर आ रही थी। अनिका ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ हुए थे। अनिका ने बंगलो की सारी डिटेल्स जहांगीर के मैसेज कर दी थी और जहांगीर को ये पता लगाने को कहा कि इस बंगले को प्राइवेसी मालिक कौन थे और किस तरह ये बंगलो इतनी कम कीमत पर श्रेया को मिला था। श्रेया डांसिंग रूम में आईने के सामने बेले डांस करने लगी थी।
श्रेया बंगलों में आकर काफी खुश नजर आ रही थी। अनिका ने काफी टाइम बाद श्रेया को इतना खुश देखा था। विला के अंदर सजाई हुई हर चीज ऐसी लग रही थी जैसे श्रेया के लिए ही डिजाइन की गई हो। श्रेया ने अनिका का हाथ पकड़कर उसे डांस भी करने के लिए डांस फ्लोर पर बुलाया, मगर किसी तरह अनिका ने अपना हाथ छुड़ाते हुए श्रेया से कहा कि तुम डांस करो, मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगी तो तुम डांस करना भूल जाओगी। श्रेया ने अपने डांस स्टेप कंटिन्यू करते हुए अनिका से कहा कि तुम इतनी बोरिंग क्यों हो यार। कुछ देर तक अनिका श्रेया को डांस करते हुए देखने लगी। श्रेया को डांसिंग हॉल में छोड़कर अनिका छत पर चली गई। आसपास का लोकेशन इतना खूबसूरत था कि अनिका के मन में आया कि हर आदमी को रिटायर के बाद ऐसे ही किसी जगह पर घर लेना चाहिए, बिल्कुल सुकून और शांति की जिंदगी। तभी अनिका के फोन पर जहांगीर का मैसेज आया। जहांगीर ने अनिका को वो सारी डिटेल्स भेजी थी जो उसने मंगवाई थी। बंगलो श्रेया से पहले राम कपूर नाम के किसी आदमी का हुआ करता था, मगर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इस राम कपूर ने सिर्फ 15 दिन पहले ही ये विला खरीदा था। अनिका ये सोचकर हैरान हो गई कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि इस इंसान ने सिर्फ 15 दिन के अंदर ही विला श्रेया को बेच दिया। तभी जहांगीर ने और एक मैसेज अनिका को भेजा। दूसरा मैसेज पढ़ते ही अनिका चौंक गई। राम कपूर ने ये बंगलो 15 दिन पहले आकाश गुलेरिया को बेचा था। म्यूजिक की ट्यून पर डांस कर रही श्रेया को देखकर एक बार अनिका को लगा कि उसे सच्चाई बता देनी चाहिए, मगर अनिका ये बात अच्छी तरह जानती थी कि आज काफी दिनों बाद उसे एक खुशी मिली है और अनिका श्रेया ये खुशी उससे छीनना नहीं चाहती थी। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि श्रेया बहुत खुददार है। अगर उसे पता चला कि आकाश ने जानबूझकर उसे विला बेचा है तो वो कभी उस बंगलो को एक्सेप्ट नहीं करती। कुछ देर डांस करने के बाद श्रेया को माथे से पसीना छूटने लगा। थक कर श्रेया ने अपने डांस के स्टेप बंद किए और छत पर आकर अनिका के बगल में खड़ी हो गई। लंबी सांस ले रही श्रेया को और देखकर अनिका ने श्रेया से कहा कि क्या तुम जानती हो कि तुम्हें इतना अच्छा विला इतनी कम कीमत पर क्यों मिला है। श्रेया हैरानी से अनिका की ओर देखने लगी। श्रेया को लगा अनिका जरूर ऐसा कोई राज जानती थी जिससे उसे पता चल चुका था कि इतनी कम कीमत में उसको इतना शानदार विला कैसे मिला। कुछ देर तक श्रेया हैरानी से बस अनिका को देखती रही। तभी अनिका ने मुस्कुराते हुए श्रेया के कंधे पर पकड़कर कहा कि मेरी श्रेया इस दुनिया की सबसे लकी लड़की है। दोनों सहेलियां इस बात पर हंसने लगी। श्रेया ने अनिका को याद दिलाते हुए कहा, क्या हम उन फूलों को बचा सकते हैं? कितने खूबसूरत फूल है। मैं उन फूलों को अपने बेडरूम में सजाना चाहती हूँ, कुछ करो ना प्लीज। अनिका ने श्रेया को शांत करते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे कुछ हल्दी, बेकिंग सोडा और कुछ नॉर्मल किचन में इंट्रोड्यूस चाहिए। क्या यहाँ कहीं आसपास मिलेंगी वो सारी चीजें? मुस्कुराते हुए श्रेया ने कहा, अरे बाबा, मैंने कहा था ना तुमसे, इस घर का पुराना मालिक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ सेटल होना चाहता था। सब कुछ तैयार है, किचन भी पूरी तरह से तैयार है। आओ चलकर देखते हैं तुम्हें जो जो चीजें चाहिए वो किचन में मौजूद है कि नहीं। दोनों सहेलियां एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए किचन की ओर जाने लगी। वहाँ सावित्री तालाब के पास दौड़ के पहुंची। सावित्री ने उस छोटी सी चट्टान के पीछे देखा जहाँ उसने ये पौधा छिपा कर रखा था। वो हैरान रह गई। वो पौधा वहाँ से गुम हो चुका था। वो ये सोच कर हैरान हो रही थी कि इस सुनसान जगह पे आखिर इतनी सी देर में वो पौधा कौन ले जा सकता था। ना तो आसपास कोई वॉचमैन था, ना ही कोई सीसीटीवी सर्विलेंस कैमरे लगे हुए थे जिससे पता लगाया जा सकता था कि वो आर्किड के फूलों कौन लेकर गया था। सावित्री ने यहाँ वहाँ पौधे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर उसके हाथ निराशा ही लगी। सावित्री अच्छी तरह से जानती थी कि मिसेज मारवा को आर्किड के इस पौधे से कितना लगाव था। पौधे के गुम होने की खबर सुनकर मिसेज मारवा बहुत निराश होने वाली थी। जब निराश होकर सावित्री वापस अपने विला की ओर जाने लगी, तभी अचानक ही उसे एक तेज बदबू आने लगी। जब सावित्री ने पीछे मुड़कर देखा तो ठीक बगल के विला से 2 लड़कियों की आवाज आ रही थी। बदबू भी उसी विला के अंदर से ही आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने
2-3 दवाइयां मिक्स करके उन्हें जला दिया हो। सावित्री उस विला के दरवाजे के पास गई और अंदर जाकर देखने की कोशिश करने लगी। विला के अंदर गार्डन में अनिका और श्रेया ने गमला एक टिपोई पे रखा था। अनिका ने श्रेया से कहा, देखो ये दवाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था अपना नाक रुमाल से ढक लो, मगर तुम मानी ही नहीं। घर के अंदर अगर इस दवाई का उपयोग करते तो कम से कम 6 दिन तक इस दवाई की बदबू पूरे विला में घूमती रहती। श्रेया ने अपनी नाक उंगलियों से दबाते हुए अनिका से कहा, अच्छा हुआ तुम इसे गार्डन में ले आई। अनिका ने सारी दवाई का मिक्सचर एक स्पार्किंग कैन में डाल दिया था और फिर उस पौधे को हर तरह से स्प्रे करने लगी। विला के गेट पर खड़ी सावित्री ये देखकर हैरान हो गई कि अनिका और श्रेया के पास जो पौधा था वो वही पौधा था जो कुछ देर पहले तालाब के पास सावित्री ने रखा था। जब अनिका उन फूलों पर दवाई छिटक रही थी तब अचानक ही दरवाजे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। अनिका और श्रेया हैरान होकर दरवाजे की ओर देखने लगे। सावित्री विला के दरवाजे के अंदर आते हुए श्रेया और अनिका से कहने लगी, ये क्या कर रही हो तुम? उसे छोड़ो इस गमले को, ये गमला मेरा है। सावित्री की ये बातें सुनते ही श्रेया ने अपने दोनों हाथ मसलते हुए सावित्री से कहा, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि ये गमला आपका है। मुझे तो वहाँ तालाब के पास एक छोटी सी चट्टान के पीछे से मिला था। फूल बेहद खूबसूरत थे। मुझे लगा कि जिस किसी का भी एक गमला होगा उसे शायद ये नहीं चाहिए होगा और उसे वहां छोड़कर चला गया है, इसलिए मैं यहाँ पर इन फूलों को गमले को साथ लेकर आ गई। नाराज सावित्री अपनी आवाज ऊंची करके श्रेया से कहने लगी, तुम जानते भी हो ये कितने बेशकीमती फूल है? क्या जानती हो तुम इन फूलों के बारे में? ये कहते हुए सावित्री गमला लेने के लिए आगे बढ़ने लगी, मगर इससे पहले कि सावित्री गमला अपने हाथ में लेती, अनिका ने सावित्री को पूछा, एक्सक्यूज मी, आपके पास क्या सबूत है कि ये गमला आपका ही है? अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि इन फूलों की कीमत बाजार में बहुत थी। अनिका ये भी जानती थी कि इन्हीं फूलों के इलाज के लिए कल रात किसी ने अनिका को इंटरनेट पर अप्रोच किया था और सावित्री को देखते हुए अनिका को लगा कि सावित्री शायद उन औरतों में से नहीं है जो इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल करती हो। गमला सावित्री के हाथ सौंपने से पहले अनिका पूरी तरह तसल्ली करना चाहती थी कि यह गमला सावित्री का ही था। अनिका के सवाल पर अपनी नाक चिढ़ाते हुए सावित्री अनिका से कहने लगी, क्या मुझे ये साबित करना होगा कि ये फूल मेरे ही है? अनिका ने कहा, ऑफ कोर्स, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये गमला आपका ही है। इन फूलों की बाजार में कीमत बहुत ज्यादा है। अगर ये फूल सचमुच तुम्हारे हैं तो मुझे बताओ कि इन फूलों को प्रजाति किस देश में पाई जाती है। सावित्री को पता था कि ये फूल इंडिया के नहीं थे। मिसेस मारवा ने सावित्री को कई बार कहा भी था कि ये फूल नेदरलैंड से इंपोर्ट किए गए हैं, लेकिन अभी सावित्री को उस यूरोप देश का नाम याद नहीं आ रहा था। सावित्री ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए अनिका से कहा, ठीक है, रुक जाओ, अभी मैं अपनी मैम से पूछ कर आती हूँ, मगर तब तक इससे दूर ही रहना। इन फूलों पर किसी तरह की दवाई का इस्तेमाल मत करना। ये फूल बहुत नाजुक है, मैं अभी आती हूँ। ये कहते हुए सावित्री वहां से चली गई। सावित्री के जाते ही अनिका ने फिर से फूलों पर दवाई छिटकाना शुरू कर दिया। श्रेया ने अनिका को रोकते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? तुमने सुना नहीं अभी अभी उस औरत ने क्या कहा? ये फूल बहुत नाजुक है। अनिका ने फूलों पर दवाई छिटकाना बंद नहीं किया। अनिका ने श्रेया को जवाब देते हुए कहा, इसलिए तो ये दवाई लगा रही हूँ इन फूलों पर, ताकि ये लोग इन फूलों को वापस कहीं छोड़ ना आए। इस दवाई से फूलों में फिर से जान डालना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कहीं ये फूल कल मुरझा गए तो फूलों के डेकोरेशन समझने वाले लोग उन्हें बाहर फेंक देंगे। कुछ देर बाद फिर से सावित्री की आवाज श्रेया और अनिका के कानों पर पड़ी। सावित्री मिसेस मारवा को लेकर श्रेया के विला में आ रही थी। ध्यान से पाँव रखिए मैडम, यहीं पर जाना है, यही है वो विला। मिसेस मारवा की पर्सनालिटी देखकर श्रेया और अनिका अपने आप अपनी जगह से खड़े हो गए। हालांकि श्रेया और अनिका दोनों ही बहुत खूबसूरत लड़कियां थी, मगर मिसेस मारवा की पर्सनालिटी देखकर श्रेया और अनिका दोनों इम्प्रेस हो गई। बड़ी बड़ी आंखें, कानों में बड़ी बड़ी बालियां, बिल्कुल एक समान काले और सफेद बाल,
प्योर सिल्क की साड़ी साड़ी पहनने का ऐसा परफेक्ट तरीका अनिका और श्रेया ने पहले कभी नहीं देखा था। मिसेज मारवा को देखकर अनिका को ऐसा लग रहा था मानो किसी महान पेंटर की पेंटिंग से वो अभी अभी चलकर बाहर निकले हैं। श्रेया से रहा नहीं गया। श्रेया ने अनिका का हाथ पकड़कर कहा, कितनी खूबसूरत है आंटी, देखो जरा इन्हें। इससे पहले कि अनिका श्रेया को शांत करती, सावित्री की नजर अनिका के हाथों में पकड़े हुए स्प्रे के कैन पर पड़ी। सावित्री ने फूलों को देखा था, तब उसे एहसास हुआ कि उसके मना करने के बावजूद अनिका ने उन फूलों पर काले रंग का एक मिक्सर स्प्रे किया था। सावित्री ये देखकर बहुत परेशान हो गई। सावित्री ने अनिका पर अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मैंने तुमसे मना किया था कि इन फूलों को अकेला छोड़ दो, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और ये किस किस्म का स्प्रे डाला है तुमने फूलों पर। फूलों की हालत पहले से ही बहुत नाजुक थी। मुझे लगता है तुमने ये जो कुछ भी डाला है फूलों पर, इसकी वजह से अब फूल पूरी तरह से मर जाएंगे। मेरे मना करने के बावजूद तुमने ये सब कुछ किया है। तुम जानती हो हम कौन है? सावित्री की बातें सुनकर श्रेया से रहा नहीं गया। सावित्री की बातों का जवाब देते हुए श्रेया ने कहा, देखिए, फूल उठाते वक्त हमें ये नहीं पता था कि ये फूल बहुत महंगे हैं। फूलों की कीमत देखकर हमने फूल नहीं उठाए थे। हमने तो फूलों की खूबसूरती देखकर उन्हें चुना था। आप चाहे तो अपने फूलों को वापस ले जाइए। इससे पहले कि श्रेया को बातों का सावित्री जवाब देती, मिसेज आयशा मारवा ने सावित्री से कहा, सावित्री रहने दो, इसमें इन लड़कियों का कोई दोष नहीं है। हमने उसी वक्त इन फूलों पर से अधिकार गवा दिया था जब हमने इन्हें छोड़ने के बारे में सोचा था। हम खुशकिस्मत है कि ये फूल इन लड़कियों के हाथों में पड़े और वो हमें लौटाने के लिए भी तैयार है। मिसेज मारवा की बात सुनते ही श्रेया की जान में जान आई। एक लंबी सांस छोड़ते हुए श्रेया ने मिसेज मारवा से कहा, मैडम, हम तो फ्लावर्स को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे। ये दवाई भी हमने घर पर ही बनाई है। दवाई से आ रही तेज बदबू की वजह से मिसेज मारवा ने श्रेया से कहा, ये दवाई बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये फूल बहुत नाजुक। इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई को इतने नाजुक फूल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। श्रेया मेडिकल साइंस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, मगर सामने खड़ी औरत जो कुछ भी कह रही थी वो बात कहीं ना कहीं श्रेया को भी सही लग रही थी। अनिका ने गमला अपने हाथों में उठाते हुए मिसेज मारवा से कहा, मुझे लगता है आने वाले 2 दिन में सारे कीटाणु मर जाएंगे। बस लगातार 2 दिन तक इस दवाई से इन फूलों पर स्प्रे करना होगा। सावित्री आगे बढ़कर अनिका के हाथों में से पकड़े हुए गमले को देखने लगी। फूलों की ओर देखकर सावित्री ने कहा, मुझे नहीं लगता इन फूलों में दोबारा जान लौटेगी। इस दवाई की वजह से फूलों की पंखुड़ियां गिरने लगी है। मुझे लगता है कुछ ही देर में ये फूल मुरझा जाएंगे। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम फूलों को बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर इन फूलों को बचाने के लिए हमने काफी कोशिश की थी। फूलों के बारे में जानकारी रखने वालों की मदद भी ली है। फिर तुम तो इतनी छोटी सी लड़की हो। मुझे लगता है तुम दोनों अभी कॉलेज में पढ़ती होगी। क्या जानती हो इन फूलों के बारे में? फूलों पर इस तरह प्रयोग करने से पहले तुम्हें 10 बार सोचना चाहिए था। मिसेज मारवा बड़े गौर से अनिका को देखने लगी। अनिका की आंखों में न तो पछतावा था और न ही उसके किए का कोई डर अनिका की आंखों में नजर आ रहा था। सावित्री को शांत करवाते हुए मिसेज मारवा ने कहा, कोई बात नहीं सावित्री, गमला ले लो, हम फूलों को वापस घर ले जाएंगे। गमला उठाते हुए सावित्री ने कहा, जब आपने मुझसे कहा था कि गमले को तालाब में फेंक दो, तब मैं जानती थी कि आपके मन में गमले से दूर होने का कितना दुख था। इसीलिए मैंने गमला बचाकर तालाब के पास छुपा दिया था। मगर उस वक्त मैं जानती थी कि तेज हवा या तेज धूप में ये पौधा पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि ये पौधा हमें वापस मिल भी जाएगा, मगर इन 2 बच्चियों की वजह से हम पौधा हमेशा के लिए खो देंगे। इससे पहले कि सावित्री और कुछ कहती, मिसेज मारवा ने सावित्री को आंखों दिखाकर चुप रहने को कहा। सावित्री और मिसेज मारवा पौधा वापस अपने विला में ले जाने लगे। विला से निकलते ही सावित्री ने मिसेज मारवा से कहा, अगर इस पौधे को कुछ हो गया कल, अगर ये फूल मुरझा गए तो मैं इन लड़कियों को छोड़ूंगी नहीं, कह देती हूँ मैडम। मिसेज मारवा ने अपनी धीमी मगर प्रभावशाली आवाज में सावित्री से कहा।
कल फूल मुरझा जाते हैं तो हमारी किस्मत, ये बात मैंने जिंदगी के तजुर्बों से सीखी है। जो तुम्हारा है उसे तुम्हारे पास से कोई नहीं छीन सकता, और जो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे लाख चाहने पर भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। पूरा इलाका सुनसान होने की वजह से मिसेज मारवा की धीमी आवाज भी साफ साफ श्रेया और अनिका को सुनाई दे रही थी। मिसेज मारवा की आवाज, उनकी बातें, उनकी पर्सनालिटी को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई आम औरत नहीं थी। मिसेज मारवा की बातें सुनकर श्रेया की आंखों में अचानक ही चमक आ गई। श्रेया ने बड़ी बड़ी आंखों से अनिका की ओर देखते हुए कहा, कमाल की औरत थी वो, ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि कमाल की बातें भी करती थी। मैंने कभी किसी महारानी को देखा नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता कि कोई भी महारानी इनसे ज्यादा खूबसूरत दिखती होगी या इनसे ज्यादा अच्छी बातें करती होगी। उनके केयर टेकर ने कहा भी था कि ये किसी मामूली खानदान से नहीं है। लगता है मुझे पता लगाना पड़ेगा कि ये औरत कौन से खानदान की है। फूलों के गमले को घर में लाने के बाद सावित्री ने बड़े ध्यान से फूलों को गमले को टेबल पर रखा। वो काला मिक्सचर हटाने की कोशिश करने लगी। टिश्यू पेपर से बड़ी ही सॉफ्टली सावित्री ने हर पत्ते से अनिका की छिड़की हुई दवा को हटाने की कोशिश की। फूल इतने नाजुक थे कि जरा सा प्रेशर लगाने पर वो टूट सकते थे। कुछ देर कोशिश करने के बाद सावित्री ने टिश्यू पेपर नीचे रख दिया। जब मिसेज मारवा ने देखा कि सावित्री उस स्प्रे की हर बूंद को फूलों से हटाने में नाकाम हो रही थी, तब वो निराश होकर अपने कमरे में चली गई। उस रात मिसेज मारवा ठीक से सो नहीं पाई। सारी रात उनके मन में बस एक ही ख्याल था, सुबह का सूरज उगते ही क्या वो अपने प्यारे फूलों को देख पाएगी या नहीं। सुबह सुबह सावित्री की आवाज से मिसेज मारवा की आंख एक झटके से खुली। मिसेज मारवा के बेडरूम के बाहर सावित्री जोर जोर से मिसेज मारवा को बुलाने की कोशिश कर रही थी। जल्दी आइए मैडम, जल्दी आइए, देखिए फूलों को क्या हो गया है। मिसेज मारवा को अब यकीन हो गया था कि उनके लाख बचाने की कोशिश के बावजूद वो ऑर्किड के रेयर फूल बच नहीं पाए थे। वैसे तो मिसेज मारवा ने एक दिन पहले ही उन फूलों के गमले को तालाब के किनारे छोड़ने का फैसला लिया था, मगर वो कहा जाता है ना कि आप अपनों को कीमत अपनों को दूर चले जाने के बाद ही होती है। मिसेज मारवा दौड़कर विला के ठीक बगल में लगे हुए ग्रीन हाउस में पहुंची। गमले की ओर इशारा करते हुए सावित्री ने मिसेज मारवा से कहा, वो देखिए मैडम, क्या हुआ उन फूलों को। जब मिसेज मारवा ने फूलों के पास गई तब ये देखकर हैरान हो गई कि फूलों पर लगे काले दाग जा चुके थे। भले ही फूलों में जान अभी भी नजर नहीं आ रही थी, मगर ऐसा लग रहा था कि फूलों पर लगे कीड़े मिट चुके थे। मिसेज मारवा के पीछे खड़ी सावित्री ने उनसे पूछा, मैडम क्या पौधा ठीक हो गया, क्या ये फूल बच जाएंगे। मिसेज मारवा ने ना में अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है, कीड़े जरूर मिट गए हैं। मुझे लगता है कि कल जो स्प्रे फूलों पर डाला गया था, उन स्प्रे की वजह से फूलों की हालत गहरी हो चुकी है। ये किसी भी वक्त मुरझा सकते हैं। इन डेलिकेट आर्टिक फ्लावर्स को पेस्टिसाइड से दूर रखना चाहिए। मुझे लगता है उन लड़कियों को ये बात पता नहीं थी। पेस्टिसाइड में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जिनकी वजह से इन डेलिकेट फ्लावर को बहुत नुकसान पहुंचा है। जब सावित्री ने उन फूलों को बिल्कुल करीब से देखा तो सावित्री ने मिसेज मारवा से कहा, मुझे लगता है उस लड़की को फिर बुलाना पड़ेगा।